सेंटा क्रूज डेल एस्लोटे का एरिया एक स्क्वायर किलोमीटर का 100वां हिस्सा है, जहां 816 लोग एक साथ अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आइलैंड इतना भरा हुआ है कि एक इंसान अपना रोजाना का व्यायाम कुत्ते के मल के पास कर रहा है और यहाँ की उलझन भरी जिंदगी नए समाधान लेकर आती है। जब से हम इस आइलैंड पर पहुँचे हैं तब से हमें हर जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे हम कहीं भी क्यों न घूमें। लोग हर कोने से आ और जा रहे हैं। भीड़ से भरी इन सड़कों पर अकेले रहना नामुमकिन है। यहाँ बने हर एक घर के छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग एक साथ रहते हैं। इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? करीब 10। यह एक औसत घर का औसत कमरा है। आप चौंक जाएंगे जब आप देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं। लेकिन इन घरों से भी बड़ी एक समस्या है जो यहाँ की जिंदगी को बेहद खराब बना देती है। धरती पर बने सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड में आपका स्वागत है। कोलंबिया के मेनलैंड से बस 2 घंटे की बोट राइड की दूरी पर बने हुए इस आइलैंड की साइज एक फुटबॉल फील्ड से बस थोड़ी ही बड़ी है और यहाँ के पर स्क्वायर किलोमीटर में 68,000 लोग रहते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक हांगकांग में ये रेट 6,749 है। यहाँ सिर्फ 4 सड़कें हैं और यह जगह पूरी तरह से कंक्रीट से बनी हुई है। यहाँ किसी के पास कोई कार या मोटरसाइकिल नहीं है। आइलैंड पर कदम रखते ही हमें यहाँ की डेंसिटी का एहसास होता है। लोगों की आवाज, मुर्गे, लहरें और गाने सभी एक साथ मिक्स हो गए हैं। यहाँ के घर इस आइलैंड की कहानी बयां करते हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं। क्या हम आपके घर को अंदर से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पास कुछ खास नहीं है। यहाँ अंदर थोड़ा अंधेरा है। हमारे पास यहाँ बिजली नहीं है। आप देख सकते हैं कि हॉल में कुछ लॉन्ड्री का काम हो रहा है। वे इस खुली जगह में कपड़े सूखने के लिए छोड़ देते हैं। चलो इस कमरे से शुरू करते हैं। गृहस्वामी का कहना है कि इन 3 बिस्तरों को 10 लोग एक साथ साझा करते हैं। ये मेरा कमरा है। उस बिस्तर पर कितने लोग सोते हैं? 3। इस कमरे के बारे में क्या? वो हमें इस कमरे में जाने नहीं दे रही है क्योंकि ये बहुत अस्त व्यस्त है। वे यहाँ सोया करते थे। क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए हम गद्दों को बाहर लिविंग रूम में रख देते हैं क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है। इस कमरे में 7 बच्चे अकेले रहते हैं और वे इसके हर एक जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि दीवारों का भी। उनके जूते और कपड़े हर जगह फैले हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अलमारी नहीं है। पानी की कमी होने की वजह से किचन बिल्कुल भी साफ नहीं है। लोग यहाँ पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही करते हैं। बाकी सभी वजहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगभग हर समय सड़कों पर आप कपड़े लटकते या बस इधर उधर पड़े देख सकते हैं। कुछ नए काम पर हैं। घरों से बाहर गिरती कुर्सियाँ, बच्चे लगातार ऊपर और नीचे दौड़ते हुए। लगभग 220 परिवार गैर कानूनी ढंग से बने मकानों में रहते हैं। यहाँ किसी भी अधिकारी या अफसर से इजाजत नहीं ली जाती और यहाँ कोई भी ऑफिशियली जमीन का मालिक नहीं है। हर कोई जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बना सकता है। जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो वे पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर अपना घर बना लेते हैं। बिल्डिंग्स आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि कभी कभी उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए एक दूसरे के घरों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे हम आइलैंड वासियों को और ज्यादा जानेंगे, हम एक बहुत ही अलग वजह के बारे में जानेंगे कि क्यों उनका भविष्य और भी बदतर होने वाला है। आबादी की डेंसिटी सभी लॉजिक को झुठला देती है। हम हर जगह डिशेज और बचा हुआ खाना देख सकते हैं और ये डॉग चम्मच पर बने हुए टुकड़ों को खाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ सड़क के किनारों पर खाना बेच रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कुछ लोग अमीर बनने का सपना लेकर आइलैंड पर लाई गई लॉटरी मशीन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी के साथ आज किसी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है और पार्टी की आवाज हर जगह सुनी जा सकती है। लोग अपनी छोटी सी जगह में आराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या यह आपका अपना घर है या आप किराए पर रहती हैं? मेरा अपना घर है। यहाँ लगभग औसत किराया कितना है? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो किराया देते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ के नहीं हैं। वे 50 से $75 का भुगतान करते हैं। हालांकि आमतौर पर वे जिस एकमात्र यूटिलिटी के लिए भुगतान करते हैं वे बिजली है। इस घर में काफी सारे लोग रहते हैं। उन्होंने अपने शादीशुदा बच्चों को दूसरा फ्लोर दिया है ताकि वे वहाँ रह सके। आपको यह बेहतर ढंग से समझाने के लिए कि आइलैंड वाकई में कितना छोटा है, मैं इस आइलैंड के एक छोर पर आया हूँ और अब मैं दूसरे छोर की तरफ चलूंगा। ऐसा करते समय मैं एक टाइमर भी लगाऊंगा। देखते हैं हमें इसमें कितने मिनट लगते हैं। हम भूल भुलैया जैसी पतली गलियों के बीच अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेसी मिलना नामुमकिन है क्योंकि हमारा हर कदम किसी की जिंदगी के बीच से गुजर रहा है। इस आइलैंड पर बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इन बच्चों के इमेजिनेशन में 4-5 कदमों की जगह भी एक बड़े प्लेग्राउंड जितनी है। आइलैंड में एक स्कूल है, एक चर्च है, एक क्लिनिक है, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है और 3 मार्केट है। 200 साल पहले ये सड़कें, ये अव्यवस्था, कूड़ा कचरा, मच्छर और लोग यहाँ नहीं हुआ करते थे। एक लेजेंड के मुताबिक कुछ फिशरमैन ने इस आइलैंड की खोज की और जब लौटने में बहुत देर हो गई तो उन्होंने रात यहाँ बिताई। यहाँ उन्हें बिना किसी मच्छरों और परेशानी की बहुत अच्छी नींद आई और इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ यहीं बसने का फैसला किया। बाद में इसे कोरल रॉक्स, सी शेल्स और कचरे को साल दर साल दबाकर आर्टिफिशियली बढ़ाया गया। 2 मिनट से भी कम समय लगा। हमारी मुलाकात 94 साल की एक महिला से हुई जिन्होंने यहाँ सब कुछ देखा है। उनका जन्म इसी आइलैंड पे हुआ था। वो कह रही हैं कि वो इस आइलैंड को छोड़कर कभी गई ही नहीं। यहाँ सबसे पहले बारू क्षेत्र से फिशरमैन आए थे और उन्होंने इस टापू का विस्तार करना शुरू किया और 100 साल में यह टापू कुछ इस तरह दिखाई देने लगा। उस समय में न तो मोटर हुआ करती थी और न ही कुछ और, बस चप्पुओं वाली छोटी डोंगी हुआ करती थी।
जब मेरा जन्म हुआ तो केवल यह और कुछ ही घर हुआ करते थे, बाकी यहाँ और कुछ भी नहीं था। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोरल रीफ पर खड़े हैं, खुले समुद्र में जो लहरें 20 से लेकर 30 मीटर तक ऊपर उठती हैं, वहीं हमारे किनारे तक आते आते 25-30 सेंटीमीटर तक रह जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइलैंड चारों ओर 5 या 6 मील तक प्योर कोरल से घिरा हुआ है। हम लोग सुरक्षित हैं। स्वागत। यहाँ कितने लोग रहते हैं? यहाँ 2 परिवार रहते हैं, हर परिवार में 6 लोग हैं, कुल मिलाकर यहाँ 12 लोग रहते हैं। किचन कहाँ है? किचन यहाँ स्टोव रखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। हम प्रोपेन गैस के जरिए खाना बनाते हैं। जितनी जरूरत है उतना न्यूट्रिशन न मिलने पर एक साइज पर पहुँचने के बाद डॉग्स बढ़ना बंद कर देते हैं। यहाँ जीवन हर किसी के लिए बहुत सीमित है। यहाँ हम उस नर्स से भी मिले जिसने लगभग सभी लोगों को स्वस्थ रूप से दुनिया में आने में मदद की। मैं 40 साल से बच्चों की डिलीवरी का काम कर रही हूँ। कितने बच्चे? मैं गिनना छोड़ चुकी हूँ। इस इलाके में रह रहे ज्यादातर नौजवान इन्हीं हाथों से गुजरे हैं। ज्यादातर की डिलीवरी मैंने की है और अब मैं उनके बच्चों की डिलीवरी कर रही हूँ, और मुझसे आज तक किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई। उल्टी, तेज बुखार या दस्त होने पर बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाई लेनी चाहिए। आइलैंड पर मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विस न होने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खतरा काफी बड़ा है। लेकिन जैसा कि आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे, उनकी असली समस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे स्थानीय लोगों के अनुसार आइलैंड पर जीने की औसत दर 85 से 90 वर्ष है। मेरी बहन की मौत 103 साल की उम्र में हुई थी। लोग अपनी जान गंवाने के बाद ही इस जगह से दूर जा पाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां लोग अपनों को दफना सके, क्योंकि उनके पास गड्ढा खोदने के लिए कोई जमीन ही नहीं बची है। चौक के चारों ओर लाशों को घुमाकर एक सेरेमनी की जाती है। उसके बाद उन्हें एक नाव में बैठाकर मेनलैंड पर ले जाया जाता है और वहाँ दफनाया जाता है। यहाँ लड़कियों की शादी करने या बच्चा पैदा करने की औसतन उम्र क्या है? आमतौर पर लड़कियों की उम्र लगभग 16 साल की होती है जब वे अपने बच्चे को जन्म देती हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि आइलैंड की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आमतौर पर लोगों के कितने बच्चे होते हैं? 2 से 5। यहाँ के परिवार पुराने तौर तरीकों से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ज्यादातर कपल्स बिना शादी के यहाँ एक साथ रह रहे हैं। इसके अलावा लोगों के लिए यहाँ एक से ज्यादा पार्टनर के साथ बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। क्या वो शादीशुदा है? मेरा पति है, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आजाद हूँ। इसके अलावा लोग अपनी पर्सनल स्पेस की परवाह नहीं करते और हमेशा मजाक करते रहते हैं। इस आइलैंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कचरा। इनमें से कुछ को समुद्र में फेंक दिया जाएगा, कुछ को मेनलैंड पर भेज दिया जाएगा, लेकिन आप जहाँ भी जाएं वहाँ इसकी बदबू और मच्छरों को महसूस कर सकते हैं। ये शूट कर रहा है। ज्यादातर कचरे को समुद्र में फेंक दिया जाता है। बिना सोचे समझे लोग अपने सारे कचरे को पानी में फेंक देते हैं, जिसे वे अपना डंपिंग ग्राउंड की तरह देखते हैं। प्लास्टिक, कांच और धातु के टुकड़े। लेकिन इसके बाद आप जो देखेंगे वो देखकर आपको और भी अजीब लगेगा। अविश्वसनीय रूप से समुद्र के तल पर एक शौचालय भी है। इस प्रदूषण में तैरते केकड़े निवासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खाने के स्रोत हैं, और इन टूटे हुए पिंजरों का उपयोग इन जीवों का शिकार करने के लिए किया गया था। आप कुछ प्लास्टिक बैग समुद्र में देख सकते हैं। लोग मछली पकड़ रहे हैं और ये महिलाएं अपने कपड़े धो रही हैं। यहाँ जीवन अव्यवस्थित है। यहाँ बिजली और पीने का पानी मिलना काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। यहाँ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इस तरह वे आइलैंड पर बिजली बनाते हैं। हमारे पास 380 सोलर पैनल्स और 180 बैटरीज है, जिससे हमें हर चीज के लिए एनर्जी मिलती है। जिस दिन धूप खिली हुई होती है उस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली दी जाती है। क्या कुछ ऐसा है जो वो इस आइलैंड के बारे में बदलना चाहती हैं? बिजली के बारे में कुछ करना चाहेगी। आज हमें बिजली के बिना 4 दिन हो गए हैं। सारी ड्रिंक्स गर्म है। आप यहाँ टमाटर और मिर्च को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ बिजली की कमी है इसलिए ये ज्यादा ताज़ा नहीं है। ये पावर जनरेटर काम कर रहे हैं। लोगों को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो सब कुछ यहाँ के 3 मार्केट्स में मौजूद है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी। यह आइलैंड का ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ एक और दुकान है। आप कुछ टी-शर्ट्स या शॉर्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ हवा बहुत ज्यादा है। हवा द्वारा लाया गया नमक हमारे उपकरणों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल पीने के पानी के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ नल का पानी नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे इन पाइप से बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। पानी की एक भी बूंद को वेस्ट नहीं किया जाता। पीने का पानी हमें बहुत परेशानी होती है। वहाँ हेल्थ सेंटर के नीचे हमारे पास एक कम्युनिटी टैंक है, जिसे हम आइलैंड के लंग्स भी कहते हैं। जिस दिन यहाँ बारिश होती है उस दिन हर कोई खुशी से पार्टी करता है। यहाँ हमें सूखा पड़ने से डर लगता है। यहाँ थोड़ी सी बारिश होने में भी
7 से 8 महीने लग जाते हैं। हम उस कीमती पानी को स्टोर करते हैं और फिर हम इसे सभी परिवारों में बांट देते हैं। नेवी हमारी समस्या को समझती है। उन्होंने मेयर के ऑफिस को अपनी शिप्स का यूज करने दिया ताकि वे हमारे लिए पानी ला सके। अभी हमारे पास थोड़ा पानी है, बारिश की वजह से टैंक भरे हुए हैं। इसके अलावा आइलैंड पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। भले ही बारिश का आना एक गुड न्यूज हो क्योंकि इससे पीने का पानी मिलता है, लेकिन यही बारिश लोगों की जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर देती है क्योंकि आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा सॉलिड नहीं है। इसलिए तूफान या भारी बारिश की वजह से घरों और सड़कों में बाढ़ आ जाती है। इस आइलैंड के बारे में उन्हें क्या पसंद नहीं है? एक चीज जो मुझे इस आइलैंड के बारे में पसंद नहीं है वो है बरसात का मौसम। जब बारिश होती है तो लहरें उठने लगती है, सभी सड़कें समुद्र के पानी से भर जाती हैं। ज्यादातर ऐसा सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होता है। अगर इन घरों में ये ऊंचे फ्लोर्स नहीं होते तो बारिश का पानी कमरों में घुस सकता था। हम सेंटा क्रूज डेल इस्लोटे के बीचों बीच है। यह आइलैंड पर मौजूद एक लौता मॉन्यूमेंट है जिसे ला पेट्रोना कहा जाता है। मॉन्यूमेंट्स हमें तूफानों से बचाता है। हम इस बस्ती के छोटे से चर्च के अंदर है। इसे देखकर लग रहा है जैसे इसे रिपेयरिंग की जरूरत है। क्या आप प्रीस्ट हैं? मैं लीडर हूँ। इस आइलैंड पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर कैसा होगा? हाई स्कूल के बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि मेनलैंड आने के साधन उनके माँ बाप के पास नहीं होते। इस आइलैंड पर कुल 240 स्टूडेंट्स और 12 टीचर्स हैं। आइलैंड के एकमात्र स्कूल में आपका स्वागत है। ये ग्रेड 1 बच्चों की क्लास है क्योंकि आसपास वाले आइलैंड्स पर कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स भी यही पढ़ने आते हैं और वो भी एक बोट में। यहाँ के हर नौजवान को फुटबॉल खेलना पसंद है, यहाँ तक कि लड़कियों को भी। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सॉकर प्लेयर। तुम किस टीम के लिए खेलना चाहते हो? मैड्रिड टीम, पेरिस टीम, अर्जेंटीना में। यहाँ के लोग टूरिज्म के जरिए अपना गुजारा कर रहे हैं। नेशनल पार्क के रूप में क्वालिफाइड होने की वजह से ये आइलैंड एंट्रेंस फीस के लिए $2.5 चार्ज करता है। हर रोज इन सैकड़ों टूरिस्ट के आने की वजह से सड़कों पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हमारे लिए टूरिस्ट ईश्वर का वरदान है। वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का साधन है। जैसे कि मैं एक बारटेंडर हूँ। यहाँ लोगों की औसतन सैलरी या प्रॉफिट क्या है? ये बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करता है। एक आदमी है जो ड्राइविंग करता है, अगर वह लकी है तो हर दिन लगभग $30 तक कमा सकता है। अगर टूरिस्ट कम है तो सिर्फ $15 तक कमा पाता है। टूरिज्म सीजन के आधार पर एक बारटेंडर खर्चों और वर्कर्स को भुगतान करने के बाद हर दिन लगभग $50 तक कमा सकता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक एक्वेरियम बनाया गया है जहाँ लोकल्स बहुत ही लिमिटेड स्पेस में मछलियाँ, समुद्री कछुए और यहाँ तक कि शार्क भी रखते हैं। ये जगह टूरिस्ट्स को इन जानवरों के साथ तैरने के लिए मशहूर है, जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देती है। मछली पकड़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन लोग असल में इस बात पर ध्यान नहीं देते कि एनवायरनमेंट उन्हें कितना कुछ देता है। समुद्र में हो रहे प्रदूषण और ज्यादा फिशिंग करने की वजह से आइलैंड पर रह रहे लोगों को अब मछलियों को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप उतनी मात्रा में मछलियाँ नहीं पकड़ पाते। कहने का मतलब ये है कि अभी रेस्टोरेंट में मछली को मेनलैंड से लाया जाए। जो लोग मुर्गों को खाना खिलाते हैं वे मुर्गों की लड़ाई का शौक भी रखते हैं। हर शनिवार को यहाँ के लोकल्स ऐसी चीजों पर अपने पैसों को दांव पर लगाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यह सेंटा क्रूज डेल इस्लोटे का एक लौता हॉस्टल है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक शांति भरा माहौल बनाया गया है। यह भीड़ भी एक शांति की जगह है। इतनी भीड़ होने के बावजूद आइलैंड पर न तो सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस ऑफिसर है और न ही कोई कानून, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, इसलिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। देखो, हम यहाँ कुल 800 लोग रहते हैं और हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ चोरी, लूटपाट या कोई चाकू मारते हुए नहीं दिखेगा। हम यहाँ शांति से रहते हैं। यहाँ के बुजुर्ग ही हमारी पुलिस है। हम यहाँ सभी को सम्मान देते हैं। अगर कभी कोई झगड़ा, गलतफहमी या लड़ाई हो जाती है तो यहाँ के बुजुर्ग तय करते कि कौन सही है और फिर सलाह देते हैं। उसके बाद हम मन में बिना किसी कड़वाहट के सब कुछ भूलकर वापस पहले की तरह बन जाते हैं। क्या वो कहीं और जाना चाहते हैं? मैं अपनी पूरी जिंदगी इस आइलैंड पर ही बिताऊंगा। मैं यहीं जन्मा और पला बड़ा हूँ। मैं यहीं मरूंगा। शाम को निवासी ज्यादा एक्टिव होते हैं और हर जगह ज्यादा भीड़ भाड़ होती है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। सूरज ढल जाने के बाद आइलैंड पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है क्योंकि यहाँ रात में बिजली नहीं होती। लोग रात को रोशनी के लिए मोमबत्तियों या अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रात को रोशनी के लिए कुछ घंटों के लिए चार्ज किया जाता है। हर कोई अपने घर के दरवाजे से बाहर चला जाता है क्योंकि उनके घर बहुत छोटे होते हैं और वहाँ अंधेरा होता है। इसके अलावा घरों के अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन अंधेरा भी आइलैंड की जीवन भावना को रोक नहीं सकता। यहाँ एक छोटा सा पब भी है जहाँ सब लोग जाते हैं। ज्यादातर लोकल्स रात के दौरान बहुत ड्रिंक करते हैं। हमें यहाँ हर समय लैटिन म्यूजिक सुनाई दे रहा है। लोग एक साथ गाना गा रहे हैं और साथ रह रहे हैं।
उनमें से कुछ डोमिनो खेल रहे हैं, जो कि यहाँ की बहुत मशहूर गेम है, और बर्थडे पार्टी अभी तक चल रही है। इस इवेंट के कूड़े का ढेर पहले से ही यहाँ लग चुका है। बाकी दुनिया से अलग थलग रहने वाले इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इन सीमाओं को पार नहीं किया है। उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया छोड़ने या हर जाते हुए दिन के साथ अपने जीने के स्टैंडर्ड को सुधारने की कोशिश करने की कोई इच्छा नहीं है। आइलैंड की कम्युनिटी का अपनी जमीन से गहरा लगाव है और वे खुशियों को बांटने में और पॉजिटिव वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। सेंटा क्रूज डेल इस्लॉटे की सबसे बड़ी समस्या है साफ पानी की कमी और कचरे की सफाई। ये आइलैंड ज्यादा लोगों को जगह देने की हालत में नहीं है। तमाम परेशानियों के बावजूद लोग एक बड़े परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुश हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। रूही चेनेथ यहाँ पर था।